हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ गीतू जहान। आज कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी और कांग्रेस 2023 की तैयारी में जुट गई है। खासकर उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल हलचल ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि विंध्य से लेकर बुंदेलखंड तक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से लगता है और ऐसे में यूपी की सियासी फिजा का एमपी में असर पड़ना तय माना जाता है। आज चर्चा मिशन 2023 की तैयारी और यूपी चुनाव के एमपी इम्पैक्ट पर। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस 2023 की तैयारी को लेकर एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च को सीएम शिवराज बीजेपी विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। वहीं 15 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होगी, जिसमें कमलनाथ के घर पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता जुटेंगे। अलग अलग वोट बैंक को साधने की कवायद भी मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। कांग्रेस ने सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी संगठन स्तर पर पहले ही छोटी बड़ी नियुक्तियां कर चुकी हैं। शिवराज कह चुके हैं कि वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले साल नवंबर दिसंबर तक चुनाव संभावित है। उस लिहाज से अगला साल चुनावी साल रहने वाला है। ऐसे में 2022 जड़े जमाने के लिए आखिरी साल ही है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। हालांकि तैयारियों के मामले में बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत दिख रही है। बीजेपी के साथ संगठन भी है और 4 राज्यों में मिली बम्पर जीत से उत्साह भी है। लेकिन एमपी में कांग्रेस जहां भी गुटबाजी से उबरती नहीं दिख रही है, वहीं 2023 में चेहरे और नेतृत्व को लेकर भी पार्टी अभी एक मत नहीं दिख रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप माहौर बीजेपी के नेता, शहरयार खान कांग्रेस प्रवक्ता, इसके साथ साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। तो लगातार जिस तरह से हमने देखा 4 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत और कहीं ना कहीं उत्साह कार्यकर्ताओं का अपने चरम पर है। शुभम, क्या माना जाए, जिस तरह से हमने तस्वीरें फिलहाल देखी इन 4 राज्यों में, ऐसी ही तस्वीर क्या मध्य प्रदेश में भी दोहराई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल 2022 एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि 2024 से पहले 2022 के परिणाम बहुत कुछ कहेंगे, मगर 2024 से पहले एक इलेक्शन 2023 में भी होगा और जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य रहेंगे। अब 2018 पर अगर आप जाते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में भी सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की चली गई, बीजेपी की सरकार यहाँ आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का साथ दिया और मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो दोनों ही पार्टियां अब पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। बीजेपी के हमने देखे कि किस तरह से बूथ विस्तारक अभियान हो या इसके अलावा कई तरह के उन्होंने अभियान चलाए। जो निधि समर्पण निधि वाला जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी जो है घर घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस की ओर से भी आप देखें तो घर घर चलो अभियान जो है वो कांग्रेस की ओर से चल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में ये जो है बैठक होगी और 15 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी अपने निवास पर एक बैठक बुलाई है, जहां पर पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक शामिल होंगे। अब आने वाला जो समय है गीतू, उसमें आप देखिए कि लगातार जो है वो चाहे फिर सीएम हो या फिर एक्स सीएम कमलनाथ हो, दोनों ही मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में रहेंगे, दौरे करेंगे, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और इस एक वर्ष में जितनी तैयारी की जाए उतनी कम है। मगर कांग्रेस के लिए चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है उससे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। आपके पास एक बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका कितना असर हुआ है हर राज्य में हमने देखा है जब वो चुनावी सभाएं करते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने की है। दूसरे नंबर पर अब आपके पास योगी आदित्यनाथ भी हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है ही। अब ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदें प्रियंका गांधी से थी कि प्रियंका गांधी, क्योंकि एक कितु हमने हमेशा से बात सुनी जब राहुल गांधी प्रचार प्रसार करते थे और हर कोई ये बात कहता था कि देखिए राहुल में वो बात नहीं, अगर प्रियंका मैदान में आ जाए तो फिर कांग्रेस का कुछ न कुछ भविष्य जो है वो बदल सकता है। प्रियंका गांधी मैदान में आई,
उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया, खूब मेहनत की, मगर नतीजा क्या रहा, 1 या 2 सीटों पर ही कांग्रेस जो है सिमट गई। तो जो उम्मीदें प्रियंका गांधी से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को थी कि वो यहाँ पर आएगी, प्रचार प्रसार करेगी, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कांग्रेस का जरूर लूज हुआ है और ऐसे में जरूरत है कि अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत कांग्रेस को करनी होगी। बिल्कुल, और ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये कांग्रेस कर पाएगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ प्रदीप माहौर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता, पहले उन्हीं से जानते हैं। प्रदीप जी, तो जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में और संगठन स्तर पर भी कहीं ना कहीं और मजबूती हमें दिख रही है, तो क्या 2023 की तैयारी बीजेपी कर चुकी है? गीतू जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव का मतलब होता है जनता के पास जाना और जनता से हमने जो काम किए हुए हैं और हम आगे जो कर सकते हैं उसके विषय में बातचीत करना, और जनता उसका आकलन करके जो अपने वोट के फॉर्म में जो सरकार जो है उसको देती है और उसको चुनती है। उसके लिए हम अभी भी तैयार हैं और हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 4 राज्यों में बहुत अच्छी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। इसको देखते हुए हमारे कार्यकर्ता जो है उत्साहित हैं और मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व विजय आगे मिलेगी, ऐसा प्रदीप जी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कहीं? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। मध्य प्रदेश की जो जनता है वो काम देख रही है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है, ये हमारी जनता का कॉन्फिडेंस है। जनता जो है हमारे साथ में है, जनता काम देख रही है। जनता ये देख रही है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से रोड्स बन रहे हैं, किस प्रकार से उनको सहूलियतें मिल रही हैं, किस प्रकार से घर घर में, गांव गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, किस प्रकार से इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है। ये सारी चीजें जब जनता देख रही है तो इसमें चिंता की, फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, देखिए, काम तो करना पड़ता है। हमारे हर कार्यकर्ता जो है घर घर तक, बूथ बूथ तक पन्ना एक गली जो होती है उसका पन्ना जो है वो बनता है, उसका एक पन्ना प्रमुख होता है जो कि एक एक घर तक जाता है। तो वो काम तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज उसमें सरकार इतना बड़े अच्छी पोजीशन पे है। बिल्कुल, शहरयार खान भी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता। शहरयार जी, तो क्या माना जाए, कांग्रेस ने जो हार इस वक्त देखी और कहीं ना कहीं क्या मनोबल कांग्रेस का टूटा हुआ है, और ऐसे में अब 2023 में इलेक्शन भी होने हैं मध्य प्रदेश में, तो इसको लेकर किस तरह से अब पार्टी उठ खड़ी हो पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मनोबल होता है अगर गिरता है तो कार्यकर्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ता है। किस तरह से आगे की तैयारी आप करेंगे 2023 के लिए? देखिए जीतू जी, मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 मई 2018 को जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली थी तो यहाँ पर भाजपा की 15 साल पुरानी सरकार चल रही थी। चाहे हम बात करें आम लोगों में, चाहे बात करें हमारे पत्रकार साथियों में, किसी ने भी ये बात को नहीं बोल रहे थे और जो सर्वे दिखा रहे थे वो सब भाजपा के फेवर में दिखा रहे थे। लेकिन ये कमलनाथ जी की छतरी थी कि हमारे सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने 7 महीने 10 दिन में भाजपा की 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था, जिसकी वजह थी भाजपा के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लगभग उस टाइम पे 2018 तक 23,500 घोषणाएं करने के बाद आगे पाट और पीछे सपाट वाली स्थिति थी और मध्य प्रदेश का लगभग हर नागरिक 26,500 रुपए के कर्ज में था। किसान परेशान था, महिला अत्याचार में देश में 1 नंबर पे मध्य प्रदेश था, बेरोजगारी की दर मध्य प्रदेश में 7.1 थी। तो इस सब चीजों से निजात पाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कमलनाथ जी के रूप में एक विकास पुरुष की छवि को देखा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को सरकार सौंपने का काम किया। लेकिन माफियाओं को जो 15 साल में भाजपा ने पैदा करा था, उन माफियाओं के सहयोग से, उसमें हमारे बदकिस्मती से कुछ सत्ता के भोगी जनसेवकों ने साथ दिया और हमारी विकास पुरुष कमलनाथ की सरकार को, मध्य प्रदेश के हित में चल रही सरकार को गिराने का काम करा। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जब से हम सरकार से बाहर हुए हैं, कमलनाथ जी वापस मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी मनोबल के साथ अब वापस तैयारी में है कि मौका लगेगा तो 2023 में भाजपा को उसकी सही जगह पहुंचाने का काम किया जाएगा और मध्य प्रदेश के रुके हुए विकास के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। कमलनाथ जी थे जिन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली समाज के हर वर्ग को दी, इसमें लाल पीला नीला कार्ड और कोई संबल योजना के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को दी थी। समाज के हर वर्ग था, चाहे एलिट क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे
जी, आपसे चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है। पहले हमने देखा 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, लोगों का एक विश्वास था और कहीं ना कहीं परखा भी गया सरकार को किस तरह का काम करेगी। लेकिन जो अभी चुनावी नतीजे आए हैं 5 राज्यों में, हमने जो रिजल्ट देखे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए था। क्या माना जाए, क्या जनता का जो मूड है वो डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है और उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा? जी, 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 जी। देखिए, ये बात इसमें कोई दो राह नहीं कि हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा ने 4 राज्यों में रिटेन किया है और ऐसा नहीं, एक जबरदस्त रिटेन किया है जहां पर लगता नहीं था। देखिए, आपको पता है मणिपुर और गोवा की अगर स्थिति देखें, यहाँ कांग्रेस बिल्कुल फ्रंट रनर थी। इसके बावजूद भी 2017 में जब यहाँ इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस की स्थिति ये थी कि लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दोनों राज्यों में उभरी थी, लेकिन आज वो गिरकर कहां पहुंची और भाजपा ने रिटेन किया। और चैलेंजिंग जो था या पॉलिटिकली क्रूशियल स्टेट था वो यूपी था, वहां पर भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ कांग्रेस की, भाजपा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस समय वो घोड़े पर सवार होकर चल रही है, तो उसका उत्साह कई गुना और बड़ा है। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है, इसने अपना एक स्टेट खो दिया। ये इसका पीछे कारण क्या है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतरकलह एक बड़ा कारण है। और इन सब चीजों से, जिसका सामने उदाहरण दिखता है पंजाब, अगर इन सब चीजों से सबक नहीं लिया तो कहीं 2018 में जीतने के बाद भी भाजपा 20 में दोबारा आ जाती है और कांग्रेस की सत्ता गिर जाती है। यानी कांग्रेस को चिंतन, मनन और परिवर्तन, इन तीनों की बहुत आवश्यकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो कुछ अलग थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल पावर के लिए नहीं लड़ी। प्रियंका गांधी बार बार इस चीज को कहती रही कि वो किसी चुनाव में कोई ऐसा रोल प्ले नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो ये जरूर कहती थी कि हम गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूं, उन्होंने वहां संगठन को मजबूती के लिए काम किया। कम से कम एक चीज उनको सफलता वहां मिली है कि पूरे प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में उन्होंने अपने कार्यालय ओपन कर लिए हैं। कभी 388 सीट्स हुआ करती थी कांग्रेस, वो 2 पर सिमट गई। इससे कांग्रेस को, अब मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश थोड़ा अलग राज्य है। मध्य प्रदेश में मैं कई बार आपके चैनल पर कह चुका हूं और जहां भी बैठता हूं वहां कहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज दिनांक तक कांग्रेस स्वाभाविक विपक्ष है। जो एंटी आइडियोलॉजिकल भाजपा का वोट है वो इसको मिलता है, प्लस आपको बताऊं कि जो एंटी इनकम्बेंसी आती गवर्नमेंट की, वो भी वोट इसको मिलता है, इसलिए इतनी सीट्स आ जाती हैं। हालांकि कांग्रेस के जो एफर्ट्स हैं वो उतने नहीं है जितने की एक मेन अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी का मध्य प्रदेश में होना चाहिए। अगर कहीं यही हालात रहे, अगर कोई तीसरा विकल्प आ गया, दूसरा विकल्प आ गया, जैसे मान लो आपका मुंह बढ़ रहा है कई राज्यों की तरफ, कुछ सीट सुनने और भी जगह आई हैं, अगर कहीं मध्य प्रदेश, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, अगर उसकी हवा मध्य प्रदेश की तरफ चली तो कहीं ना कहीं ये नुकसान कांग्रेस को होगा। जैसा कि आपने पंजाब में देखा कि पंजाब में जो ओल्ड पार्टीज थी, अकाली दल, कांग्रेस, इन पर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। ठीक वही स्थिति मध्य प्रदेश में ना उभरे और आप ये जानते हैं। लेकिन भाजपा का भी यहाँ इतने गुमान में ना रहे कि मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश या अन्य 3 राज्यों जैसी स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक विपक्ष है। और 2020 का जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा पब्लिक में लेकर जाएगी। और ये स्थिति में आपको और बताना चाहूंगा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कहीं ना कहीं वही चीज भाजपा के अंदर भी कांग्रेस जैसी कुछ ना कुछ दिखती है। जैसा कि ग्वालियर चंबल संभाग में देखें, 2 यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर में एक इंटरनल कहीं ना कहीं अनबन चल रही है, अपने कार्यकर्ताओं को समेटने की, अपने कार्यक्रमों को दिखाने की, कहीं कहीं अपनी भीड़ को दिखाने की, और ये खींचतान अपने अस्तित्व को बरकरार। चलिए देखते हैं 2023 में क्या होगा सत्य प्रकाश जी, और पार्टी इससे कैसे निपटेगी। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदीप जी, तो आप मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से कई दिग्गज हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब जाहिर सी बात है आगामी समय में जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो जो पुराने कार्यकर्ता होंगे, जो पुराने नेता होंगे बीजेपी के और जो कांग्रेस से आए हुए होंगे, उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए। खैर जी का जो उन्होंने प्रश्न उठाया उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ये लोग बार बार कांग्रेस के जो है ये बोलते हैं कि हमारी सरकार इन्होंने गिरा दी। देखिए, किसी की भी सरकार आप तब तक नहीं गिरा सकते या तब तक वो सरकार नहीं गिर सकती जब तक वो अंतर से कमजोर ना हो।
वो खुद ही इतने कमजोर थे, उनके कार्यकर्ता टूट गए, उनके लोग टूट गए, उनके लोग बिखर गए, पार्टी टूट गई, पार्टी 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। लोगों ने पार्टी छोड़ के हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं किया, हमको सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके दोबारा चुनाव में जाना स्वीकार किया पार्टी में रहने के उससे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस जो है इन चीजों को समझना ही नहीं चाहती, वो तो क्या है कि ऊपर स्तरीय बातें जो है ना उनको ही करती रहती है लगातार। और उसके बाद वही लोग जो कि चुनाव में गए, चुनाव में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो लड़े और चुनाव चिन्ह से लड़ने के बाद में वो जीत के आए और बम्पर वोटों से जीत के आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हुए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके खिलाफ खड़े हुए, बुरी तरीके से हारे वहां पे जी। तो ये एक एविडेंट है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यहां पे जगह तो बना पाई, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो हमेशा चलती रहती हैं, वो परेशानियां उस समय भी चलती रही और आज भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। ये तो बात आप कांग्रेस की कह रहे हैं, वही हालत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ना हो। मैं उसी पे नहीं देखिए क्या है, ये तो क्या है कि आप सब लोग एनालिटिक्स करते रहते हैं और जैसे अभी आपके एक्सपर्ट बोल रहे थे कि खींचतान चलती रहती थी। खींचतान जो है ना ये सिर्फ मीडिया में दिखाई पड़ती है, मुझे तो पार्टी के अंदर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। पार्टी के अंदर सब एक है। पार्टी अगर निर्णय लेती है कि इस व्यक्ति को यहां से टिकट दिया जाएगा और ये व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ेगा, ये यहाँ का प्रत्याशी है, उसके बाद कोई उंगली नहीं उठाता। हाँ, एक आध जगह पे छोटे मोटे देखिए ईगो फाइट, तो लोग जहां 10 लोग खड़े हो जाएंगे वहां उनके बीच में ईगो थोड़ा सा हो जाएगा। नहीं, वही तो चुनौती ईगो होना है, एक होता है एक होता है मतभेद और एक होता है मनभेद। देखिए दो वाइज लोग होंगे, इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, उनके बीच में मतभेद तो होंगे, हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस में समस्या क्या है, यहाँ पे मनभेद है, लोग भाग खड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, निपटाए जाते हैं, बातचीत होती है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन मनभेद जहां पे आ जाएगा वो चीज, मनभेद हमारे यहाँ नहीं आने पाएगा कभी भी। क्योंकि कारण क्या है, एक आइडियोलॉजी है पार्टी की, एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ पार्टी जुड़ी हुई है। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जहां पे आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है वहां पे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण पार्टी से जुड़े होते हैं। जहां एक पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जहां जुड़ा होता है तो वहां पे स्वार्थ होता है, सेकेंडरी आ जाता है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, वहां पे पार्टी प्रथम हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पार्टी प्रथम है, व्यक्ति जो है सेकेंडरी है। शहरयार जी, यही कारण ये चीज। शहरयार जी, आपसे सवाल है कि जिस तरह से लगातार आपके जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अब ये सोचने वाली स्थिति है कि क्या पार्टी में इतनी गुटबाजी हो गई है कि कहीं भी हम देख रहे हैं कि एकजुट राय नहीं है किसी की भी। इसके साथ साथ जिस तरह से गोविंद सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं दरबारियों के कारण ये नतीजे सामने आ रहे हैं, तो आप मानते हैं अंदर खेमे में अब टेंशन होनी शुरू हो गई है और 2023 पर इसका असर वाकई पड़ेगा? देखिए जीतू जी, 2018 में भी भाजपा द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा था कि कई खेमों में बटी हुई ये कांग्रेस पार्टी है, ये चुनाव कैसे लड़ेगी और जीतने की तो बात ही भूल जाए। और इसी पार्टी के सारे वरिष्ठ और कनिष्ठों ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने अपनी अपनी भूमिकाएं जहां पर दी गई वो उसको निभाया। जरूरी नहीं है कि हम सब एक साथ दिखें और फेस सेविंग करने मीडिया के सामने आए। सब कांग्रेस पार्टी वो लोकतांत्रिक पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी में सबको अपनी बात रखने का, सबको अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पार्टी के अंदर, लेकिन भाजपा के अंदर खाने अब जो हमारी पार्टी से एक जनसेवक गए हैं सत्ता के लोभी, अब वो भाजपा में उसी तरह की गंध फैलाने का काम कर रहे हैं। जो पार्टी अपने को पार्टी विद द डिफरेंस बोलती थी, आज ग्वालियर चंबल संभाग में कई छत्रबक हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे सिंधिया जी अपना गुट अलग चला रहे हो, और फूल सिंह बरैया जो हमारे पार्टी से हैं वो सच बता रहे हैं कि अंदर खाने भाजपा में क्या चीजें चल रही हैं। और इनके एक पूर्व विधायक जो है ग्वालियर संभाग से, वो आज अपने को हाशिए पे महसूस कर रहे हैं। उनका तो कहीं विचार ही नहीं है। प्रभात झा की क्या हालत है किसी से छुपी नहीं है। वही प्रभात झा है जो 2014 में एनी सिंधिया के खिलाफ जमीनों के मामले और कई करप्शन के मामलों को लेकर कोर्ट में गए हुए थे और वो केस आज भी कोर्ट में है। उन्हीं से घबरा कर परेशान होकर जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो वो केसों को वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन कमलनाथ जी की वो शख्सियत नहीं है कि वो इस तरह के कोई गलत कामों में साथ दें। तो उससे विचलित होकर परेशान होकर भाजपा से डील करी और अपनी डीलों को पूरा करने के लिए वो सत्ता के करीब चले गए। उसमें कहीं गुरेज नहीं है। लेकिन
हुए उपचुनाव में भी ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस पार्टी को ही वहां पर सिंधिया जी से ज्यादा जन समर्थन मिला। तो इससे साफ जाहिर है कि इन जनसेवकों को, इन महाराजाओं को वहां ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने नकारने का काम करा। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की जनता के हित में, किसानों के हित में जो कमलनाथ सरकार काम कर रही थी, तो उससे घबराकर भाजपा ने माफियाओं के सर पे चढ़कर और ये सरकार को गिराने का काम करा। मेरे मित्र बोल रहे थे कि वो आए हैं, अपने तौर पे आए हैं, रिजाइन करके आए हैं। अरे भैया, वो सत्ता के लिए आए थे, उन्हें राज्यसभा चाहिए थी, उनको केंद्रीय मंत्री पद चाहिए था, उसलिए उन्होंने अपनी सरकार को गिराने से गुरेज नहीं करा। तो आप भी मतलब किसी गलतफहमी में या खुशफहमी में मत रहें कि वो लंबा समय तो आपके दिग्गजों ने कांग्रेस में बिताया, लेकिन शायद उतनी तवज्जो नहीं दी। जीतू जी, वही मैं बता रहा हूँ। 18 जी अरे जीतू जी सुन लीजिए मेरी बात। 18 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताए और 18 साल में 17 साल 3 महीने वो सांसद के रूप में और 10 साल वो केंद्रीय मंत्री के रूप में सत्ता को भोग रहे थे। जब 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गए अपने ही क्षेत्र से, तो वो वहां से वो परेशान और व्यथित होकर राज्यसभा जाने के लिए एन कैन प्रकरण कई माहौल बना रहे थे। और वो किस विषय पे गए थे? गुना में उन्होंने एक बयान दिया था कि ये अतिथि शिक्षकों के मामले में अगर सरकार निर्णय नहीं करेगी तो मैं रोडों पे उतरूंगा। वो सरकार भी चली गई, सरकार नहीं तो पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की थी उस टाइम पर। शहरयार जी, पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी क्या? रोडों पे हैं। देखिए, जब जीतू जी, जब कोई आदमी कई एजेंडों को लेके अपने को मंडी में सजा ले तो वो पार्टी की किसी बात को नहीं मानने वाला। उन्होंने अपने ग्वालियर की जमीन के घोटालों को छुपाने के लिए, उन्होंने अपने बंबई के सिंधिया हाउस को बचाने के लिए, उन्होंने अपने ससुराल के बड़ौदा में चेहरे हैं, जो सिर्फ एक नहीं, ऐसे तमाम चेहरे हैं इस वक्त कांग्रेस में जो कि खुश नहीं है पार्टी से, और शायद वजह ये बताते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है। शुभम, क्या माना जाए? क्योंकि शायद यही कुछ कारण ऐसे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसका उत्साह इस वक्त कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो नौजवान हैं उनको मौका शायद कांग्रेस नहीं दे पाती है, जो पुराने दिग्गज हैं वो ही मैदान खाली नहीं करते हैं। तो ये सब ऐसी खामियां हैं कांग्रेस के लिए जो कहीं ना कहीं आगामी समय में जो चुनाव है बड़ी चुनौतियां बनकर उभर सकती हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ज़रूर कई तरह की बातें कहती है कि 2018 का जो चुनाव था वो हमने जीता था, मगर ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा चेहरा थे, क्योंकि उससे पहले चुनाव के 6 महीने पहले ही कमलनाथ ने कमान संभाली थी। इससे पहले मध्य प्रदेश के ज़रूर कमलनाथ नेता थे, मगर वो छिंदवाड़ा तक ही सीमित थे। भोपाल में भी ज़्यादातर कभी कोई बैठकें लेते हुए नज़र नहीं आते थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने हमेशा से देखा था कि वो मध्य प्रदेश में खासे बने हुए थे। और 2018 में देखिए 188 सभाएं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की ओर से की थी, तो 158 सभाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। उनका एक अलग तरह का प्रभाव था। तो एक जो चेहरा था ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पास, अब वो चेहरा नहीं है। अब पुरानी बातों को अगर आप देखेंगे तो जो सरकार गिराई गई उसमें से 28 विधायकों ने इस्तीफा दिया, वो फिर से चुनाव में गए, उसमें से 19 जीत कर भी आ गए और इतने वोटों से जीते जितने कि वो कांग्रेस में भी नहीं जीतते थे। अब ये पुरानी बात हो गई, वो जो होना था वो हो चुका है। कांग्रेस को अब आगे ध्यान देना होगा और बीजेपी को भी आगे ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए अब ये जो कांग्रेस के एमएलएस बीजेपी में आए हैं, अब उस समय तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ये इस तरह से समझा दिया कि देखिए वैसे ही आप 5 साल सत्ता से बाहर थे, तो कम से कम आप सत्ता में तो आ रहे हैं, इसलिए इन्हें टिकट देने दीजिए। अगली बार जब 2023 का चुनाव होगा तो फिर उस वक्त आपको देखा जाएगा। अब क्योंकि आप देखिए कि इन्हीं के खिलाफ में 20-20 सालों से जो है वो बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आप जिसके खिलाफ आप 20-25 साल या आपने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी और वही आदमी अब आपकी पार्टी में आ जाए और अब आपको उसके लिए झंडा उठाना पड़े और जयकार लगानी पड़े, तो ये कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में बीजेपी को भी खासी मुश्किल आने वाली है। क्योंकि ये वो समय था जब कार्यकर्ताओं को इस तरह से समझाया गया कि देखिए हम तो वैसे ही सत्ता से बाहर। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं अब ये कार्यकर्ताओं के लिए भी अंतर्द्वंद रहेगा कि जिसके लिए आप खड़े थे अब उन्हीं के फेवर में आपको बात करनी है, प्रचार करना है। सत्य प्रकाश जी, प्रदीप जी आपका भी रिएक्शन मिलूंगी। पहले सत्य प्रकाश जी से एक सवाल ले लेती हूँ, छोटा सा सवाल। सत्य प्रकाश जी बस 1 मिनट में अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एक बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के लिए ये बात होगी और शायद यही एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि कैसे संतुष्ट करेंगे सभी को। जी जी गीतू जी, देखिए एक चीज बिल्कुल साफ है कि जो बीजेपी ने जो आज कांग्रेस में चल रहा है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं उनकी आपसी खींचतान एक बड़ा कारण कांग्रेस की हार का लगातार पूरे देश में, न केवल मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। भाजपा भी कहीं ना कहीं सिंधिया के आने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं, क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता है उनका धर्म है कि अपनी पार्टी की बात को ना कहें, लेकिन ये सच्चाई है कि जो पुराना कार्यकर्ता है उसको महत्व ना मिलते, जिसके कारण सत्ता में 2020 में आई उनको महत्व दिया जा। मैं शिवम की बात को थोड़ा सा एक आगे बढ़ाकर चाहता हूँ कि 2018 में ग्वालियर चंबल संभाग में जो कांग्रेस ने परफॉर्म किया था, उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि एक क्राउड पुलिंग लीडर हैं, लेकिन 2013 में भी वो इसी जिम्मेदारी पर थे, इलेक्शन कैंपेन हेड थे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर जो था वो ये था कि क्योंकि लोग सवर्ण लोग भी शिवराज सिंह से नाराज थे। मैं एक मिनट पूरी बात प्रकाश जी, समय नहीं है जी। और एक चीज में 2020 में जब उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुद जिले में ग्वालियर में 3 बाईपोल में 2 जगह कांग्रेस आई, यानी 2 जगह वो हारे। 2020 में बाईपोल मुरैना में पूरा साफ हुआ, भिंड में 2 में से 1 आए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसका कारण स्वयं भाजपा थी। भाजपा से 2018 चलिए प्रदीप जी आप 10 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं है। कांग्रेस के कारण वोट जी 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 हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि वो सांप निकल गया और लाठी पीटते रह गए। कांग्रेस की वही वाली स्थिति है, सांप निकल गया और झाड़ी के ऊपर लाठी ये लगातार मारते जा रहे हैं, और ये अभी तक उससे बाहर, उस शौक से बाहर ही नहीं निकल पाए। बिल्कुल, और हम भी यही सलाह दे रहे हैं कि 2023 को लेकर कहीं ना कहीं अभी सभी पार्टियों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, नहीं तो ये स्थिति किसी के लिए भी बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।